नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल सीएम नीतीश कुमार आज 360 करोड़ 48 लाख की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 6 अरब से ज्यादा की स्वास्थ्य योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में देश का पहला 100 बेड का पीकू अस्पताल बन चुका है। और इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि झंझारपुर मधुबनी में 515 करोड़ के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। तो 27 करोड़ 10 लाख रुपए से एसकेएमसीएच अस्पताल का जीर्णोद्धार किया जाएगा। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में मातृ शिशु भवन का उद्घाटन किया जाएगा। मातृ शिशु भवन में 100 बेड वाला अस्पताल होगा। तो ये जानकारी आपको बता रहे हैं किस तरीके से सौगात बिहार की जनता को दी जाएगी। तो मुजफ्फरपुर में देश का पहला 100 बेड का पीकू अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इसका उद्घाटन करेंगे। डिप्टी सीएम सुशील मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे, जिसका शिलान्यास 25 सितंबर 2019 में किया गया था। आपको बता दें कि कंपोजिट स्टील स्ट्रक्चर के रूप में वातानुकूलित पीकू अस्पताल को रिकॉर्ड 8 महीने में तैयार किया गया है। नवनिर्मित अस्पताल में कुल 102 बेड बनाए गए हैं, जिसमें गंभीर मरीजों के लिए 10 ट्राइचिट बेड और इसी के साथ 90 पीकू बेड और 2 आइसोलेशन बेड शामिल हैं। पीकू के सभी बेड पर पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। आधुनिक तरीके से इलाज के लिए 20 वेंटिलेटर हैं। इसी के साथ 102 कार्डियक मॉनिटर हैं, 21 रेडिएंट वार्मर हैं, 90 सिरिंज पंप सहित तमाम सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। पीकू के सभी बेड पर कैमरा भी लगाया गया है, जिससे कि मरीज के परिजन रोगियों को लाइव देख सके। पीकू भवन 4 फ्लोर का है। ऊपरी तल में रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है। तो कैसा ये अस्पताल है पीकू का, यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिलेंगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि देश का पहला पीकू अस्पताल तैयार हो चुका है और आज सीएम इसका उद्घाटन करेंगे। ये बताया जा रहा है, ये जानकारी है कि सभी हाई टेक्नोलॉजी आपको इस अस्पताल में मिलेंगी। और खास बात ये कि 8 महीने में ये अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए, 2 आइसोलेशन बेड की भी इसमें सुविधा है, 90 पीकू बेड भी इस पे बनाए गए हैं। इसी के साथ मुजफ्फरपुर ऐसा एक जिला बन चुका है जहां पर देश का पहला पीकू अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। और तमाम खासियत इसमें है, अत्याधुनिक तरीके से इलाज की सुविधा इसमें है। तमाम सहूलियत मिलेगी उन मरीजों को जो इस अस्पताल में जाएंगे इलाज के लिए। लाइव परिजन देख सकेंगे कि कैसा रोगी है, क्या चल रहा है, तबीयत में कितना सुधार है, हर एक जानकारी, क्योंकि कैमरा हर बेड के ऊपर लगाया गया है। तो मुजफ्फरपुर में देश का पहला पीकू अस्पताल बनकर तैयार और तमाम सुविधाएं इस अस्पताल में दी गई हैं। वार्ड बन रहा है, बनकर लगभग तैयार हो चुका है और 1-2 दिनों में जो हैंड ओवर होगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कई मशीनें यहाँ पहुँच रही हैं और अत्याधुनिक मशीनें कई हैं। अब यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं उनसे जानना हम चाहेंगे कि क्या है इन मशीनों की खासियत। कई मशीनें लगी हुई हैं। ये फेथ इनोवेशन की मशीन है। इसमें हम क्या करते हैं, एक फिल्ट्रेशन मॉड्यूल लगाए हैं जो एयर को नीचे से शक करती है और आउटपुट हमें ऊपर से देती है। ये क्या करता है, एयर को कंटिन्यूस एक रूम में यूवी लाइट के थ्रू स्टरलाइज करते रहते हैं। ये मशीन है हमारा डीकंटामिनेशन मॉड्यूल है। ये वायरस को डीकंटामिनेट करती है, 200 डिग्री सेल्सियस में एयर को गर्म करती है और ये आउटपुट देती है रूम टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया वायरस हीट से किल होता है वो हीट के थ्रू ये किल हो जाता है। और ये हमारा यहाँ पे सर ये ट्रांसपोर्टेबल वेंटिलेटर है। तो ये आपको इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव, पहले सर प्रॉब्लमेटिक होती थी कि वेंट को चलना काफ़ी मुश्किल होता था। अब ये इतना ही पार्ट है, इसके अलावा आपको केवल एक्स्ट्रा FiO2 अगर ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो सिलेंडर भी अवेलेबल होता है। तो ये
पेशेंट को आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इवन पटना भी ले जाना है आपको तो 8 घंटा बैटरी बैकअप स्टैंडर्ड कंडीशंस में है, तो ये आपको कैरे में काफ़ी, और इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव, होम केयर, हॉस्पिटल सारे यूजेज में है। तो ये काफ़ी सप्लाई हुए हैं BMS-ICL में। रेसमेट का एस्ट्रल 100 है, तो काफ़ी पोर्टेबल मॉडल है, उससे काफ़ी पेशेंट को, और कोविड-19 में वेंटिलेटर काफ़ी नेसेसिटी है, तो उसके देखते AES में भी जी। सीधे तौर पर कहा जाए तो सरकार और व्यवस्था जो है हर मुकम्मल व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि AES पीड़ित जो बच्चे आते हैं उनका इलाज हर संभव बेहतर से बेहतर किया जा सके, लेकिन इन सब के बीच तंग हकीकत ये है कि AES का 1996 से अभी तक डायग्नोसिस नहीं हो पाया है, जिस कारण से डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच ये तैयारियां बिहार सरकार की एक बड़ी पहल है, जो इस बार गर्मी से पूर्व ही हर तैयारियां की गई हैं। इस कारण से अब बच्चों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। AES बेड के लिए जो सरकार का 100 बेडेड पिक्को का ये था वो ऑलमोस्ट तैयार है। 1 से 2 दिनों में वो हैंड ओवर हो जाएगा। जो 60 बेडेड प्री फैब्रिकेटेड है वो भी तैयार हो चुका है, वो भी हैंड ओवर हो गया है। इसलिए तैयारी पूर्णतया है। नंबर अभी कम है, लेकिन तैयारी हम लोग की पूरी है। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर कोरोना मानवता को प्रकृति का संदेश विषय पर आयोजित वेब सेमिनार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि सूबे में 9 अगस्त को एक दिन में 2.5 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। सीएम ने जल जीवन हरियाली अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि पर्यावरण को लेकर उनकी सरकार शुरू से ही सजग रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2012 में हरियाली मिशन की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत 22 करोड़ पौधे लगाए गए। बिहार का हरित आवरण अब 15% हो गया है, जिसे बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने चंपारण सत्याग्रह की चर्चा करते हुए कहा कि जब बापू 1917 में चंपारण आए थे, उनके 100 वर्ष पूरे होने पर बिहार सरकार ने 2017 में शताब्दी समारोह मनाया और गांधी जी के आदर्शों एवं मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने 1 साल तक अभियान चलाया, जो मार्च 2018 तक चला। इस अभियान को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह को विश्व रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया। वेबिनार में दरअसल उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पूर्व सचिव CK मिश्रा, टेरी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अजय माथुर और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। और चलिए बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट की। तो बिहार में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में कोरोना संक्रमण से एक और मौत हो गई है, जिससे मौत का आंकड़ा 29 हो चुका है। नई मौत अररिया में हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में बिहार में आज 178 नए केस सामने आए हैं। दरअसल कल तक का अपडेट आपको बता रहे हैं, जबकि 113 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 4,598 तक पहुंच चुकी है। बिहार के सभी 38 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। 91,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है, जबकि 2,233 लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं, अपने घर लौट चुके हैं। तो कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं किस तरीके से लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है और मरने वालों की संख्या 29 हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि बाढ़ के पंडारक प्रखंड में बिहार लौटे मजदूरों की ठीक से देखरेख नहीं हो रही है। ये मजदूर क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं, लेकिन इनके खाने पीने की व्यवस्था ठीक नहीं है। राधिका देवी उच्च विद्यालय भदौर सेंटर में रहने वाले लोगों ने बताया कि यहाँ समय पर खाना नहीं दिया जाता है। जब रोटी की मांग की जाती है तो अब शब्द कहे जाते हैं। अक्सर कैंपस में सांप घूमते नजर आते हैं। ऊपर से लाइट का भी यहाँ पर अभाव है और ऐसे में इस सेंटर के प्रवासी खासे नाराज हैं। रात में जो है लॉकडाउन के बीच खेतों में रखे बोरों की तस्वीर अच्छी लगती है। सोशल डिस्टेंसिंग से काम करते श्रमिक पुरुष और महिलाएं की तस्वीर भी अच्छी लगती है, लेकिन किसानों के दिल की बात जब सामने आती है तो अलग तस्वीरें दिखती है। प्याज 9 रुपए किलो,
नेनुआ और भिंडी 2 रुपए में बिक रही है, जिसकी वजह से किसान खेत से हरी सब्जियों को तोड़ने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। किसानों की दुर्दशा पर देखिए सी मीडिया की खास पेशकश। ये किस तरह से प्याज को निकाला गया है यहाँ पर और रीप्लांटेशन होता है यहाँ पर। ये नया विधि है, इसका प्रयोग ये लोग करते हैं और पूरा आप देख रहे होंगे कि पूरा निकाला जा रहा है। प्याज निकाल के रखा हुआ है, इसको अब बोरी में फिर से भरा जा रहा है ताकि ये मंडी तक जा सके या फिर कोल्ड स्टोरेज में रखने की बात जो कह रहे थे वहां तक जा सके। यहाँ पर देखिए कितने सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के पूरा मेंटेन है और यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे क्योंकि इनसे बात करके एक अपनापन लगता है और लगता है कि कुछ हमने उन लोगों के बीच जाकर बात की जिनको बहुत सारी परेशानी भी है, इस धूप में काम भी कर रहे हैं। अम्मा जी, इस धूप में क्यों काम कर रही हैं इसमें आके आप? क्या करें, भूखले रहते हैं, रहेंगे। अब नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? अब किसान के होबे नहीं करता है, मजदूर के तो कहाँ से खाएगा? अब कोटा में अनाज मिलवे नहीं करता है। नहीं मिलता है? नहीं। क्यों, क्या बोलता है? कहता है राशन वाला कि नहीं मंगनी में मिलेगा। हाँ, तो कहाँ से खाएंगे? अब दूसरा मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? अब बाल बच्चा के नौकरी चौकरी है, कंपनी में कमाता है बाल बच्चा, तो वो कंपनी बंदे है। अच्छा, यही कमाता, बाहर कमाता है? हाँ, नहीं ये कमाता है यही कंपनी में। सलन जी, ये बात निकल के आ रही है कि ये लोग कैसे करेंगे जिंदगी बसर। इनके पास कुछ है नहीं, घर में लॉकडाउन है, अंदर है, घर में है, घर के जो लोग हैं कमाने वाले वो भी बैठे हुए हैं, तो ये लोग आ रहे हैं प्याज की या कई तरह की खेती जो हो रही है उसको सुबह से इसमें लगे होते हैं। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी कहे कि विडंबना है अपने यहाँ की कि किस तरह से जो कंपनियां हैं अब धीरे धीरे बंद हो गई हैं, जो बच्चे हैं इनके वो कमाने नहीं जा पा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि परिवार तो चलाना है, पेट चलाना है। सरकार ने जो कहे कि चाहे अनाज देने की बात कही है, वो भी सब बता रहे हैं, सब स्टैंडर्ड अनाज मिलता है और जो कहा है वो सही तरीके से लागू नहीं होता। तो बिहार में एडीजी विधि व्यवस्था की सभी जिलों के डीएम, एसपी और रेड एसपी को लिखे पत्र ने विवाद खड़ा कर दिया है। एडीजी अमित कुमार ने अपने पत्र में लिखा है कि दूसरे राज्यों से लौटे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वे लूट, हत्या जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम देंगे। पत्र में आगे ये भी लिखा गया है कि आर्थिक हालात खराब होने के चलते चोरी, डकैती, लूट, हत्या जैसी घटनाएं होंगी। एडीजी अमित कुमार की चिट्ठी से कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन के नजरिए पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय का माफीनामा भी आया है। बिहार पुलिस मुख्यालय बैकफुट पर आकर भूल सुधारी और एक बार फिर से बिहार पुलिस मुख्यालय विधि व्यवस्था प्रभाग ने पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि दूसरे पत्र में यह कहा गया है कि बिहारी प्रवासी मजदूरों की भारी संख्या में आमद के संबंध में प्रासंगिक पत्र भूलवश निर्गत हुआ। इधर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार के पत्र पर हुई बवाल के बाद राज्य के डीजीपी सामने आए और माना कि गलतियां हुई हैं। डीजीपी ने कहा कि कुछ स्रोत से जो जानकारी मिली थी उसी आधार पर चिट्ठी निकली थी, लेकिन बाद में गलती का एहसास हुआ और चिट्ठी वापस ले ली गई है। ये अमानवीय, ये लिख भी कैसे सकती है, भूल भी कैसे हो सकता है? इसको तो फाड़ करके फेंक देना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से पूरा मामला गरमाया, जिसके बाद खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पत्र के बाद जिस तरीके से बवाल मचा, खुद बिहार के डीजीपी सामने आए और उन्होंने कहा कि हाँ गलती हुई है और इस गलती को भी माना गया है। तो क्योंकि जो एडीजी थे उनकी तरफ से जो पत्र जारी किया गया था, उस पत्र पर साफ तौर पर जो मजदूर अपने प्रदेश लौट रहे हैं उनको लेकर सवाल खड़ा किया गया था कि अगर नौकरी नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं चोरी, लूट, डकैती, हत्या जैसी वारदातों को ये अंजाम दे सकते हैं। इसमें सरकार कहीं नहीं है और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। उस सूचना आई, उस सूचना को इन्होंने डिसेमिनेट कर दिया
उसको पत्र के फॉर्म में बना के सर्कुलेट कर दिया है। लेकिन जैसे ही महसूस हुआ अपनी की गलती हो गई है तो उस चिट्ठी को विड्रॉ कर लिया। तो उस पर कोई चर्चा करने का या विशेष क्वेरी करने का कोई मतलब नहीं, इतना ही करना था। और मैं चाहूंगा कि यही बात अमित कुमार भी आपसे शेयर करें, कैसे किस परिस्थिति में हुआ। इतना ही करने के लिए आपको दोबारा कष्ट किया। राज्य के अंदर सभी को वांछित रोजगार मिलने की संभावना कम है। इस कारण स्वयं एवं अपने परिवार का भरण पोषण करने के उद्देश्य से वह अनैतिक, गौर कीजिएगा, वो अनैतिक एवं विधि विरुद्ध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इससे अपराध में वृद्धि हो सकती है तथा विधि व्यवस्था की स्थिति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस परिस्थिति के सामना करने के लिए अनुरोध है कि स्थानीय परिदृश्य को देखते हुए कार्य योजना तैयार कर ली जाए ताकि आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जा सके। तो बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से चिट्ठी पर भड़क गए। प्रवासी मजदूरों को लेकर जारी चिट्ठी पर तेजस्वी ने अपना गुस्सा दिखाया। तेजस्वी यादव ने उस चिट्ठी को भरी सभा में फाड़ते हुए कहा कि सरकार मजदूरों को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार प्रवासी मजदूरों को दोयम दर्जे का मानती है और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार बिहार की जनता के सामने माफी मांगे। भूल को सुधारने के लिए कितना दिन लगेगा? भूल को सुधारने के लिए कितना दिन लगेगा? क्या उम्मीद कर सकते हैं सरकार क्या काम करेगी? तो बड़ी निकम्मी है। जब इस और ये अमानवीय, ये लिख भी कैसे सकती है, भूल भी कैसे हो सकता है? इसको तो फाड़ करके फेंक देना चाहिए। ऐसे चिट्ठी का नीतीश कुमार जी को आकर के सॉरी बोलना चाहिए और बताएं ये कार्यक्रम दे लोगों को रोजगार। प्रवचन नहीं सुनना है। भूल हो गई, कैसे भूल हो गई? तो बिहार लौटे 25 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को चुनाव आयोग मतदाता सूची में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। प्रवासी मजदूरों के बड़े वोट बैंक को लुभाने के आरजेडी ने कोशिश भी शुरू कर दी है और इसी के तहत तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार से सभी प्रवासी श्रमिक परिवारों को 10-10 हजार रुपए आर्थिक मदद देने की मांग की है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सारे सियासी समीकरण बदल सकते हैं क्योंकि बिहार में इस बार 25 लाख वोटरों की संख्या बढ़ने जा रही है। ये 25 लाख वोटर हैं प्रवासी मजदूर। जी हां, वही प्रवासी मजदूर जो लॉकडाउन में अपनी रोजी रोटी छोड़कर बिहार में अपने गांव लौटे हैं और उनमें से ज्यादातर अब यहीं रहकर अपने परिवार का पेट पालना चाहते हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूर जीत हार की बाजी पलट सकते हैं क्योंकि कई विधानसभा सीटों पर जीत का अंतर 30,000 वोटों से भी कम रहा है। लिहाजा इन प्रवासी मजदूरों के वोट पर सभी दलों की नजरें हैं। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को प्रवासी मजदूरों का सबसे बड़ा हितैषी बताया। जो लोग डंडा खाया, जो लोग भूखे मरा, जिनकी मौतें हो गई भूख से, कौन है जिम्मेदार? और आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बोल रहे भूल हो गई। कौन देगा इसका जवाब? शर्म आता है। कोई राजनीति नहीं, एक मानव के तौर पे, एक इंसान के नाते थोड़ी इंसानियत जगाइए, अंतरात्मा को जगाइए। 25 लाख वोटर को अपने अपने पाले में करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी उपलब्धि गिनाने लगे हैं और प्रवासी मजदूरों का साथ होने का दावा भी कर रहे हैं। ये एनडीए के पक्ष में, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के पक्ष में अपना मतदान करेंगे और अन्य पार्टियां जो इनका लगातार मजाक उड़ाती रही है, इनके किए गए उपायों पर, इनके लिए किए गए कार्यों का मजाक उड़ाए हैं, उसका बदला भी अवश्य रूप से ले। राजद और कांग्रेस का काम केवल शोरगुल करना, कोहराम मचाना ही रहा है। वो जनता के लिए कुछ करते नहीं है, केवल बयानों और ट्विटर पर सक्रियता के जरिए उन्हें अगर लगता है कि वो जनता का विश्वास हासिल कर लेंगे तो मुझे लगता है
ये एक बड़ी बेवकूफ़ी है। ये हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल, यही तो हमारा यूएसपी है। एनडीए के लोग किस मुंह से दावा कर रहे हैं? ये एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठे हैं और इस बिहार विधानसभा के चुनाव में ये हमारे श्रमवीर भाई, मजदूर भाई बहुत बड़ा फैक्टर साबित होंगे कि प्रवासी वोटर जो वोटर बनेंगे वो किसको वोट देंगे। स्पष्ट मैं दूसरा बताऊं कि अधिकांश प्रवासी वोटर बिहार के हैं। जो कुछ छूट गए हैं, चुनाव आयोग और उनको जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर रही है, तो मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन वोट इस सरकार के खिलाफ देंगे। प्रवासी मजदूरों के वोट बैंक पर अब भले ही सारे दल अपना अपना दावा ठोक रहे हों, लेकिन हकीकत यही है कि किसी भी दल ने इनकी मदद नहीं की। जो कुछ मदद हुई वो सरकारी स्तर से हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।